Hello students, this is the fifth lecture of this chapter and today we will study about total internal reflection. As its name suggests that a reflection will be happen. इस प्रोसेस में रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन तो हम पढ़ के आए हैं, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, इस बार वो सिलेबस से हट गया है, लेकिन रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ा ही है। रिफ्लेक्शन होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा बिना किसी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के। यही सबसे कमाल की बात है। जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो किसी कोई सरफेस एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिससे लाइट हिट करके वापस आ सकती है, लेकिन यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट जिसको कहा जा सके। कोई मिरर हो या कोई वॉल हो जो लाइट को वापस भेज देती है, जिसकी टेंडेंसी होती है वापस भेजना। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो लाइट को वापस भेजता हो, उसकी प्रॉपर्टी हो रिफ्लेक्ट करने की। तो बिना रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज द अमेजिंग फिनोमेना ऑफ लाइट। लाइट का बड़ा कमाल का फिनोमेना है ये। तो समझते हैं कि कैसे होगा, क्या कंडीशन होगी उस पर, उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे और उसकी एप्लीकेशन। हालांकि एप्लीकेशन हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। आज हम क्या करेंगे, आज हम समझेंगे कि एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TIR, ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो देखिए TIR में दो कंडीशंस की जरूरत होती है, तब कोई ऑब्जेक्ट जो है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्शन नहीं करता वो रिफ्रैक्शन करता है, जैसे कि ग्लास। तो ग्लास से हमेशा लाइट पास हो जाती है, लेकिन वो ग्लास लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट भी करेगा। शीशा पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, उससे लाइट हमेशा पास होती है, लेकिन वो वापस भी भेजेगा। तो उसकी कोई कंडीशन है, कैसे वो भेजेगा। तो देखिए कंडीशन क्या है कि ये इंटरफेस हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस, या बाउंड्री भी बोलते हैं। अ बाउंड्री विच सेपरेट्स टू मीडियम, दो मीडियम को सेपरेट करती है। तो हमने नाम दे दिया कि ये वाला जो मीडियम हो गया ये डेंसर मीडियम हो गया। ये वाला मीडियम कंप्लीटली दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज द रेयर मीडियम। बाहर जो मीडियम है ये रेयर मीडियम। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फर्स्ट कंडीशन वाइवा में पूछ सकते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। तो दो कंडीशन है, पहले अभी बता रहा हूं कि लाइट हमेशा इसमें डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी, ये इसकी पहली सिचुएशन है। रेयर से डेंसर की बात नहीं होती TIR में, हमेशा डेंसर से रेयर की बात होती है। तो लाइट जो है वो डेंसर से रेयर जा रही है, तो हमने कहा डेंसर से रेयर जाती हुई लाइट ने इस एंगल पे इंसिडेंट किया। ठीक है, यहां पे आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल I। एज वी नो, जब भी लाइट वे डेंसर से रेयर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाती है, मतलब जाना है इसको ऐसे चाहिए था, ये कुछ इस तरह से बैंड हो जाएगी लाइट वे। ठीक है, मैं ब्लू से ही बना देता हूं, इसको ज्यादा सही लगेगा। चलिए, ये इस तरह से बैंड हो, ये एंगल R हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने यहां क्या किया कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो उस कंडीशन में हमने बढ़ा के एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कर दिया, मतलब इतना एंगल मिल गया। अब जितने ज्यादा एंगल पे आप इंसिडेंट कर रहे हैं कि लाइट रे को, ठीक है, उतने ही ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, आपने और इसके एंगल को बढ़ाया, लाइट रे और ज्यादा मुड़ गई। फिर आपने और एक एंगल इसका बढ़ा दिया, तो अब आपने जो एंगल ये बढ़ाया, ये आपने जो एंगल
इंक्रीज किया तो आपने देखा कि इस बार ये लाइट बाहर नहीं गई, बल्कि ये लाइट जो है वो इसके सरफेस से होके पास हो गई। ये जो है, ये जो एंगल है, जिस एंगल के लिए लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे बाउंड्री से होके पास हुई है, इंटरफेस से होके पास हुई है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एक अलग नाम से जानते हैं, दैट इज क्रिटिकल एंगल। समझना एक चीज, आप धीरे धीरे एंगल को इंक्रीज किए जा रहे थे और लाइट वहां से बैंड हुई जा रही थी, तो एक एंगल तो आपको जरूर ऐसा मिलेगा जिस एंगल पे ये लाइट वे बाहर भी नहीं जाएगी और अंदर भी नहीं आएगी, बल्कि इस सरफेस से पास होगी। ठीक है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए लाइट वे बाउंड्री से पास हुई है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, IC से डिनोट करते हैं। क्या समझ में आ गई? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले हम क्रिटिकल एंगल जरूर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय IC। तो बेसिकली क्रिटिकल एंगल क्या है? ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए रिफ्लेक्टेड वे बाउंड्री से पास होती है। और अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो टेक्निकल टर्म्स में मैं ये कहूंगा कि रिफ्लेक्टेड वे हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलरली पास होती है। रिफ्लेक्टेड वे विल बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। क्या बात समझ में आ गई? चलिए मैं फटाफट लिख देता हूं डेफिनेशन। It is that angle of incidence for which the reflected ray will be perpendicular to the normal। क्या क्लियर होगी कंडीशन? चलिए, तो ये क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन हो गई। अब देखिए, क्रिटिकल एंगल के बाद अब इस पे एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले को हम TIR के बाद डिराइव कर लेंगे। तो देखिए, अब क्रिटिकल एंगल के बाद आपने कोई भी लाइट वे अगर इंसिडेंट करवाई तो ये लाइट वे अब बाहर नहीं जाएगी, बल्कि ये लाइट वे अब वापस आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो अब देखिए कमाल का फिनोमेना कि लाइट का रिफ्लेक्शन भी हो गया बिना किसी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनली ये रिफ्लेक्शन हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट में जहां कोई भी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं था। सो दिस इज TIR। तो TIR को अगर मैं समराइज करूं तो TIR क्या है कि कोई भी लाइट वे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में लाइट वापस लौट आती है सेम मीडियम में। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और कंडीशन दो ही होंगी इसमें, पहली डेंसर से रेयर में जाएगी और दूसरी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दो कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ TIR की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, व्हेन light wave going from denser to rarer medium having
एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन critical angle will reflect back to denser medium is known as total internal reflection। क्या क्लियर हो गई बात? चलिए, तो जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे आपको लाइट वो है एक कंडीशन अचीव होती है, दैट इज क्रिटिकल एंगल, और उसके बाद वो लाइट वे रिफ्लेक्ट बैक होने लग जाती है। और कंडीशन क्या है? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब जरा हम क्रिटिकल एंगल का रिलेशन निकालते हैं। अब आप देखिए कि ये वाटर है, ठीक है, तो वाटर की वजह से लाइट वे कम रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन अगर वाटर की बजाय फॉर एग्जांपल दिस इज मैंने फॉर एग्जांपल ये वाटर ले लिया, ये एयर ले ली, तो वाटर की वजह से लाइट वे कम रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन ग्लास की वजह से ज़्यादा होती है, डायमंड की वजह से उससे भी ज़्यादा होती है। तो जो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा तो इसके क्रिटिकल एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम एक रिलेशन निकालेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन IC मीन्स क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, तो रिलेशन निकालते हैं हम। नाउ एज वी नो बाई स्नेल्स लॉ साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लाइट कहां जा रही है? वेव मीडियम में। कहां से जा रही है? डेंसर से, डेंसर से वेव में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसकी निकालेंगे? वेव टू विद रेस्पेक्ट टू डेंसर, ठीक है। लेकिन आपके पास किसी भी वेव मीडियम की डेंसर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दी हुई होती। अगर मैं आपसे बोलूं ग्लास के रेस्पेक्ट में एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, तो वो आपके पास गिवन नहीं होती। किसकी गिवन होती है? ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर, मैंने क्या बोला, अगर आपको एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में निकालनी हो तो वो आपको गिवन नहीं होती, लेकिन ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में हमेशा गिवन होती है। तो इसको आप मतलब डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन होती है, वेव की गिवन नहीं होती। तो हम इसको बजाय वेव विद रेस्पेक्ट टू डेंसर बनाने की, हम डेंसर विद रेस्पेक्ट टू वेव मीडियम बना लेंगे इसको। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू, इसको आपने उल्टा कर दिया, बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। सो इट विल बी 1 बाई डेंसर विद रेस्पेक्ट टू वेव। ये किस फिनोमेना से हमने किया है? अगर आप भूल गए हो तो बाई प्रिंसिपल ऑफ सिबिलिटी। चलिए, अब आपने कंडीशन इसमें फॉलो की, क्या? क्रिटिकल एंगल वाली। तो अगर क्रिटिकल एंगल क्या है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्रिटिकल एंगल को हम किससे लिखेंगे? साइन IC। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए रिफ्लेक्टेड वे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब साइन आर क्या हो गया? R इज इक्वल टू, इफ I इज इक्वल टू IC देन R विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन 90 इज इक्वल टू 1 बाई, मैं इसको सिंपली म्यू लिख दूं, कोई बात नहीं है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। साइन 90 1 होता है, इसका मतलब आपको जो रिलेशन मिला यहां पे, वो रिलेशन क्या मिला? दैट रिलेशन इज साइन IC इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। अब अगर मैं यहां से कंक्लूड करूं
इस रिलेशन को, तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उतना कम आपको क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम 90 होती है, तो जितनी वैल्यू कम आती जाएगी थीटा की, क्रिटिकल एंगल उतना कम होता जाएगा। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्रिटिकल एंगल और म्यू के बीच में एक टेबल दी हुई है, दैट इज मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आईसी। अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 होता है, और इसकी जो क्रिटिकल एंगल है वो क्रिटिकल एंगल शायद 62 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, वाटर का, ग्लास का, डायमंड का, ये सब आप देख लीजिए। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होती है, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है दैट इज 21 डिग्री के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेटली 21 डिग्री। ऐसे ही इसकी 1.5 होती है, ये शायद 62 नहीं है, 48 डिग्री है, और ये 41 डिग्री होता है ग्लास का। क्या समझ में आ गई बात? ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया। तो हम कई फिनोमिनाज में TIR हमें देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि TIR कहाँ होता है? 21 डिग्री पे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझिए। 21 डिग्री का मतलब ये हुआ, इसका 48, इसका 41, इसका, और ये सारे अप्रोक्स में आप एक बार चेक कर लीजिएगा इनको, मैं सभी को अप्रोक्स लगा देता हूँ, चेक कर लीजिए। देखिए मतलब क्या है इस चीज का। 48 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक आपने 90 डिग्री तक हर डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, कैसे लाइन ड्रॉ कर दी? देखिए ये आपका मीडियम हो गया, लाइट यहां से इंसिडेंट कर रही है, ये पूरा एंगल आपको 90 मिल गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 90 लाइट वेज हर डिग्री पे एक लाइट वे ड्रॉ कर दीजिए। अब अगर ये मीडियम वाटर है तो इसका मतलब क्या है कि इस 48 डिग्री पे आपको क्रिटिकल एंगल मिलेगा, मतलब यहां से 48 डिग्री के बाद, मतलब 48 लाइट वेज जो है, 48th लाइट वे जो है वो कहां से पास हो गई? यहां से, और उससे पहले 47 कहां निकल जाएंगी? बाहर। क्या समझ में आ गई? हर डिग्री पे आपने एक लाइट वे इंसिडेंट कर रही है, तो 48 डिग्री तक 48 लाइट वेज हुई, तो 48 लाइट वेज में 48th सरफेस से पास हो गई, 47 कहां गई? बाहर। अगर मैं बात करूं ग्लास की, तो ग्लास में 41 डिग्री है, तो हर डिग्री पे एक लाइट वे अगर जा रही है तो 40 लाइट वेज बाहर निकल गई। ठीक है, और 41 कहां चली गई? सरफेस से, और उसके बाद बची हुई कहां आ गई? इसके अंदर। 90 में से 41 माइनस करूं मैं तो 49 मिलता है मुझे, मतलब अंदर कितनी लाइट वेज आएंगी? 49। अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड में आपको क्रिटिकल एंगल 21 डिग्री पे मिल जाता है, इसका मतलब यहां से 20 लाइट वे बाहर निकलेंगी, बस 21वीं यहां से पास होगी, और बाकी बची हुई कहां आ जाएंगी? अंदर। तो अगर मैं 90 में से 21 को माइनस करूं, दैट मीन्स मेरे पास आंसर आएगा 69। इसका मतलब 69 लाइट वेज कहां आने वाली हैं? अंदर। इसीलिए डायमंड इतना ज्यादा स्पार्क करता है, इतना ज्यादा चमकता है डायमंड। स्पार्क गलत होगा, शाइन करता है डायमंड। क्या समझ में आ गई आपको बात? क्या क्लियर हुआ? तो डायमंड जो है वो इसलिए चमकता है क्योंकि उस पर लाइट वेव जब जाती है तो उसमें से 69 लाइट वेव्स वापस आ जाती हैं, डायमंड के अंदर ही घूमती रहती हैं, इसलिए वो इतना ज्यादा शाइन करता है। क्या क्लियर हो गई बात? चलिए अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, इसकी एप्लीकेशंस हम कल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स आज कर लेते हैं इसके। देखिए न्यूमेरिकल्स इसके क्या होंगे, मैं 1 मिनट में इसको नहीं, इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख दूंगा क्योंकि इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो बस 1 मिनट का टाइम। मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप बैक जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उससे इजीली नोट डाउन कर पाएं।
अदरवाइज वीडियोस पॉज करके लिखना अपने आप में समस्या वाली बात है। तो आप वीडियो को रिवर्स कीजिए और नोट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन है, लाइट वे इंसिडेंट ऑन ग्लास स्लैब, ठीक है, एंड emerges out from emerges out and goes with emerges नहीं बोलूंगा, emerges का मतलब बाहर निकलना हो गया, बाहर नहीं जा रही यहां लाइट में, goes with the adjacent बाउंड्री, एडजेसेंट बाउंड्री से जाती है। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्वेश्चन खत्म नहीं, एक हिंट और है, इंपॉर्टेंट हिंट है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 और यू कैन राइट एज 3/2। अरे तो ये तो हमें भी पता है, ये हिंट कहां से हो गया हाँ, तो ये क्वेश्चन पहले तो समझना होगा कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। दिमाग लगाइए थोड़ा। लाइट वे इंसिडेंट का वे ग्लास स्लैब पे और गोज विद द एडजेसेंट बाउंड्री, एडजेसेंट मतलब कि साथ वाली बाउंड्री। ये है आपके पास एक ग्लास स्लैब, पता नहीं ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, थोड़ा यहां बना देता हूं। ये ग्लास स्लैब है, लाइट वे यहां से आई और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसा है, लाइट वे को जाना सीधा चाहिए था लेकिन ये लाइट वे थोड़ी सी बैंड हो गई, क्योंकि बैंड तो होगी। अब इसके बाद ये यहां पे कुछ ऐसे एंगल पे इंसिडेंट हुई कि ये लाइट वे बाहर ना जाके ये लाइट वे इस बाउंड्री के साथ चली गई। ये लाइट वे कुछ ऐसे यहां से ऐसे बाहर ना जाके बाउंड्री के साथ चली गई। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। ये एक फिनोमेना हुआ है, एडजेसेंट बाउंड्री तो यही होगी ना, इसके साथ चले गए। अब इसमें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या आपको बताना है, ये तो समझ लें हमें बताना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। चलो देखो कैसे निकल के आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कैसे निकल के आएगा समझिए। पहले तो आपने क्या किया, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए ये वाला ही लाइट वे इस वाले नॉर्मल की कहां जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है। परपेंडिकुलर तभी जाएगी लाइट वे जब ये वाला एंगल क्या हो, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल हो। क्या समझ में आ गई बात? चलिए अब देखिए ये क्रिटिकल एंगल है आपके पास, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दी हुई है, तो आप इस रिलेशन को यूज करेंगे। रिलेशन को यूज करेंगे, वो कौन सा रिलेशन है, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ। तो आपने क्या किया, म्यू की वैल्यू रख दी। म्यू की वैल्यू क्या रखी आपने, 1/3/2, 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया 0.66 इज इक्वल टू साइन आई सी। अब आपको निकालना क्या है, ये। अब आप इस वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया। कंप्लीट ट्रायंगल के एंगल्स 180 डिग्री होने चाहिए। ये 90 है, ये आईसी है, तो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आर विल बी इक्वल टू 90 माइनस आईसी। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गया? अब देखिए आपके पास ये वैल्यू गिवन है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगी, आप एक काम कीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप साइन 0.66 की वैल्यू देखिए, तो यहां से आपको एंगल मिल जाएगा किसका, इसका, आपको आईसी का एंगल मिल जाएगा। क्या समझ में आ गई बात?
जब आईसी का एंगल आपको मिल जाएगा, किससे निकालना है आपको? ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से। साइन 0.66 की टेबल, अब मेरे पास कुछ है नहीं, अदरवाइज मैं आपको बता देता। 0.66 की वैल्यू आपको निकालनी है। कुछ वैल्यू आएगी, कितनी ग्लास के लिए है, 41 डिग्री के आसपास की आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। फिर आर की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 90 माइनस, मैं ये 41 आपको अंदाजे से बता रहा हूं, आप देखिएगा कि वैल्यू कितनी आती है आपकी, ठीक है। आपने क्या किया 41, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई क्या, 49 डिग्री। आर इज इक्वल टू, अब ये आर आपके पास आ गया 49 डिग्री। एग्जाम्पल है ये, मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट वैल्यू देख लेना। तो आपने यहां लगा दिया क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। बस आपके पास क्या आ गया, साइन आई आपको निकालना है, साइन आर की वैल्यू क्या होगी, साइन 49 डिग्री, और म्यू क्या आ गया 3/2। बस सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन यहां हो गया। एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है, अ टैंक इज फिल्ड with 80 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर। वाटर की क्या हाइट है, 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बल्ब इज केप्ट एट द बॉटम ऑन द सेंटर ऑफ, या मैं कहूं केप्ट एट द सेंटर ऑफ बॉटम ऑफ टैंक। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया थ्रू विच लाइट विल emerge out। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो इस बात की गारंटी है कि समझ में नीचे वाला भी नहीं आया होगा। तो ये होगा कैसे, समझिए। ये एक टैंक है, ये टैंक मैंने अजीबोगरीब से बना दिया। ये एक टैंक है, यहां पे 80 सेंटीमीटर तक वाटर फील्ड है। वाटर को रेड से नहीं ब्लू से बनाऊंगा। यहां वाटर फील्ड है 80 सेंटीमीटर तक। यहां बॉटम में एक बल्ब रखा हुआ है। अब बल्ब बना लेना यार, मैंने बना दिया। ये कॉइन है, बल्ब कुछ भी समझ लो। बल्ब से लाइट वेव्स बाहर निकल रही है, ठीक है। तो लाइट वेव्स ये बल्ब से बाहर निकली। हमें ये बताना है भाई कि कितना एरिया ऐसा होगा जिससे लाइट वेव बाहर आएगी। आप कहोगे सर सारे एरिया से बाहर आ जाएगी। सारे एरिया से लाइट वेव बाहर आ जाएगी? नहीं, सारे एरिया से नहीं आएगी। समझना क्या कह रहा हूं मैं। देखिए, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, लाइट वेव यहां से यहां गई, ठीक है। तो वाटर का कुछ क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां पे एंगल आ गया, फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री बाहर निकल जाएगी। वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना बताया था आपको? 49 डिग्री के आसपास का। तो इसका मतलब है 49 डिग्री तक तो लाइट वेव बाहर निकल जाएगी, लेकिन उसके बाद की लाइट वेव वापस आएगी। समझ में आई बात या नहीं आएगी? मान लो यहां पे बन गया क्या 49 डिग्री, यहां पे बन गया क्या 49 डिग्री, तो इसके बाद की लाइट वेव कहां आ जाएगी? वापस आ जाएगी, या 49th वाली इंटरफेस से पास होगी, उसके बाद वाली बाहर आ जाएगी। तो ये जो एरिया आपको मिला है, ये वाला, ये तो वापस चली गई। ये वाला जो एरिया मिला है, लाइट वे इतने एरिया से ही तो बाहर निकली है। ये एक मिनट, लाइट वे इस वाले एरिया से बाहर निकल गई। हमें बस ये बताना है कि ये एरिया कितना होगा। कितनी सिंपल सी बात है ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं कुछ।
देखिए अब ये कैसे निकल के आएगा, समझिए इस चीज को। ये वाला एंगल, जिस एंगल के लिए लाइट रे जो है वो सरफेस से गई है, तो जितना एंगल मतलब इसके जो पहले वाली लाइट रे है ये सरफेस से अगर गई है तो ये वाला जो एंगल, ये 90 डिग्री बना यहाँ पे नॉर्मल के साथ, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अब ये जो क्रिटिकल एंगल है उससे पहले वाली सारी लाइट रे अंदर है, ठीक है, ये भी क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे आप, दैट इज क्या, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ। बस सिंपल सी बात है, आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे वैल्यू पुट करेंगे, साइन आई सी। अब साइन आई सी यहाँ पे कैसे लेके आएंगे आप, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने कहा परपेंडिकुलर, ये वाला हिस्सा हो गया क्या आर, और सॉरी मैं गलत बोल गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस हो गया ये हो गई हाइट एच। आपको ये नहीं गिवन है, हाइपोटेन्यूस गिवन नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने परपेंडिकुलर लिख लिया आर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कैसे लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस विल बी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और उसका रूट, तो आपके पास क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और क्योंकि वाटर से बाहर जा रही है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 4/3, मैं 3 को ऊपर ले गया तो ये हो गया 3/4। क्या समझ में आ गई बात। चलिए इस रूट को हटाने के लिए आपने स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास आ गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, मतलब कि 9/16। अब देखो यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में बात, मतलब आपका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए इसमें। आपको एच दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, हाइट तो दी है ना 80 सेंटीमीटर, आप एच रखेंगे आपके पास आर आ जाएगा। बोलो हाँ ठीक है आर तो आ गया, अब आगे आपको तो एरिया निकालना है ना, तो भैया ये पोर्शन कैसा है, सर्कुलर पोर्शन है, तो एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से इसको रूट मत लेना, सीधे यहाँ पुट कर देना, पाई की वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन मुझे आपसे चाहिए, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बोर्ड के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज वीडियो को यहीं पॉज करते हैं और कल हम पढ़ेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू सो